अब चैप्टर नंबर 10 के ऊपर हम आते हैं। यहां से एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब हमको यहाँ पे याद रखना है कि सेक्शन नंबर 140 से लेके सेक्शन नंबर 145 तक जो भी सेक्शन यहाँ पे गिवन है, ये पुराने एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 135 से लेके 140 के बीच में गिवन थे। ओके, अब 140 हम रीड करते हैं। इसमें बात करी गई है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में। अब हमको याद रखना है कि जब ट्रायल स्टार्ट हो जाता है उसके बाद सबसे पहले जो ट्रायल की ओपनिंग होती है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन करता है। यानी प्रोसिक्यूशन जो है वो सबसे पहले एविडेंस लेके आता है कि एक्यूज्ड को क्यों सजा मिलनी चाहिए। जब प्रोसिक्यूशन की बारी खत्म हो जाती है उसके बाद एक्यूज्ड की बारी आती है एंड फिर एक्यूज्ड प्रूव करता है कि क्यों मेरे को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ओके, तो नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है केस में वो ऐसा ही होता है। एंड सेक्शन नंबर 140 भी यही बोलता है कि जो नॉर्मल प्रैक्टिस कोर्ट्स में चलती है उसी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग विटनेसेस एग्जामिन होंगे। तो नॉर्मल प्रैक्टिस यही होती है कि सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस जो हैं वो आते हैं केस में एंड उसके बाद जो एक्यूज के विटनेसेस हैं वो केस में आते हैं। एंड आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है केस में कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल प्रोसिक्यूशन का विटनेस आता है जिसको हम बोलते हैं PW1, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1। तो यहाँ पे इस विटनेस का जो हमारा PW1 है इसका एग्जामिनेशन चीफ जो है वो भी आप उसी दिन करवा दोगे। एंड उसके बाद सेम विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, यानी जो एक्यूज के लॉयर हैं वो आते हैं एंड PW1 का क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। ओके, एंड फिर PW1 को वापस भेजा तो घर पे। एंड इसके बाद सेकंड प्लेंटिव विटनेस जो है PW2 वो आएंगे। तो इस हिसाब से जितने भी प्लेंटिव विटनेस हैं उनको आप एक साथ पहले एग्जामिन कर लोगे और उसके बाद जब डिफेंस की बारी आएगी उसके बाद डिफेंस विटनेस जो है उनको बुलाया जाता है एंड वहां पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। सपोज DW1 जो है डिफेंस विटनेस 1 वो केस में आते हैं पहले, इनका एग्जामिनेशन चीफ होता है, यानी एक्यूज के जो लॉयर हैं वो इनको एग्जामिन करते हैं। एंड जब ये ओवर हो जाता है उसके बाद जो सामने वाले लॉयर हैं यानी जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर हैं वो इन DW1 को क्रॉस एग्जामिन करते हैं एंड सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। एंड इसके बाद DW1 को वापस भेज दिया जाता है एंड इसके बाद फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट विटनेस जो है डिफेंस के DW2 वो कोर्ट में आएंगे। तो ये जो प्रोसीजर है ये हमको याद रखना है। ओके, अब सेक्शन नंबर 141 पे हम आते हैं। यहां पे गिवन है कि जो हमारे जज है, क्लॉज 1 इसका बोलता है कि जो हमारे जज हैं वो सामने वाली पार्टी से पूछ सकते हैं कि जो आप फैक्ट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो ये फैक्ट रिलेवेंट कैसे है केस में। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रूफ करना चाहती है कि जो एक्यूज्ड है इन्होंने क्राइम के दिन पे व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी। अब यहाँ पे जज पूछ सकते हैं कि ये फैक्ट रिलेवेंट कैसे है, व्हाइट कलर के शर्ट पहने थे एक्यूज से, इससे केस को लेने देना क्या है। तो क्लॉज 1 बोलता है कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये जज पूछ सकते हैं। अब इसके आंसर में प्रोसिक्यूशन बोल सकता है कि क्राइम स्पॉट में एक व्हाइट कलर की शर्ट का पीस जो है वो मिला था, छोटा सा पीस व्हाइट कलर की शर्ट का मिला था जिसके ऊपर ब्लड के निशान थे। तो यहाँ पे अगर ये चीज प्रूव हो जाती है कि एक्यूज ने भी व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी तो आगे जाके केस में ये चीज रेलेवेंट हो सकती है। तो हमको याद रखना है यहाँ पे कि जो हमारे जज हैं वो पूछ सकते हैं कि कोई भी फैक्ट जो आप प्रूफ करना चाहते हो ये केस में रेलेवेंट कैसे है। ओके, अब क्लॉज 2 के ऊपर हम आते हैं। क्लॉज 2 को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक विलेज है जिसका नाम एक्स है। ओके, अब इस विलेज में जो भी गांव वाले थे वो अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए एक लैंड के ऊपर आते थे। ओके, अब आगे जाके ए जो है ए यहाँ पे बोलता है कि इस लैंड के ऊपर मेरा अधिकार है, जो भी विलेजर्स हैं उनका इस लैंड के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ओके, अब केस जो है इस फैक्ट के ऊपर गांव वाले केस कर देते हैं और वो बोलते हैं कि जो हमारा लैंड है इसके ऊपर ए हमको चराने की परमिशन नहीं दे रहा है एंड ये परमिशन हमको मिलनी चाहिए बिकॉज ये लैंड पब्लिक लैंड है। अब इस केस में आगे जाके बहुत सारे एविडेंसेस सामने आते हैं। अब यहाँ पे एक फैक्ट हमारे सामने आता है कि 50 साल पहले जब इस लैंड के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी
कोई कंट्रोवर्सी इस लैंड पे नहीं हुई थी, उस टाइम पे जो इस एरिया के सरपंच थे, उन्होंने बोला था कि जो लैंड है ये पब्लिक लैंड है। ओके, अब हमको पता है कि ये जो हमारा फैक्ट है इस सेक्शन नंबर 26 में हम रिलेवेंट कर सकते हैं, बिकॉज सरपंच की यहाँ पे डेथ हो चुकी है और सरपंच को पे नहीं बुला सकते हो टेस्टिमनी देने के लिए। तो जो उनकी स्टेटमेंट है जो 50 साल पहले उन्होंने करी थी, उसको आप सेक्शन नंबर 26 में रिलेवेंट करवा सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे दो फैक्ट्स प्रूफ करने पड़ेंगे। पहला फैक्ट है सरपंच की डेथ का। अगर सरपंच की डेथ होगी तभी तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो सेक्शन नंबर 26 में आप प्रूफ कर सकते हो। सेकंड फैक्ट ऑब्वियसली होता है सरपंच की स्टेटमेंट का। जो स्टेटमेंट उसने बोली थी कि इस लैंड के ऊपर पब्लिक का अधिकार है। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट्स आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। अब क्लॉज 2 यहां पे बोलते हैं कि सबसे पहले आप सरपंच की डेथ का फैक्ट जो है ये प्रूफ करोगे एंड इसके बाद सरपंच की स्टेटमेंट को आप प्रूफ करोगे। तो इस ऑर्डर के बारे में यहां पे बात करी गई है कि अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट को प्रूफ करना है तो इससे पहले आपको फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ करनी पड़ेगी। ओके, अब यहां पे हमको एक चीज याद रखनी है कि सरपंच की डेथ का जो फैक्ट है ये एज सच हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। केस में हमारे लिए ये चीज रिलेवेंट नहीं है। हमको सिर्फ यही चीज से मतलब है कि सरपंच ने 50 साल पहले क्या स्टेटमेंट करी थी। लेकिन स्टिल हमको फर्स्ट फैक्ट यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक फर्स्ट फैक्ट प्रूफ नहीं होता है तब तक सेकंड फैक्ट आप प्रूफ नहीं कर सकते हो। हमने सेक्शन नंबर 26 में देखा था कि वहां पे जो स्टेटमेंट है वो तभी आप प्रूफ कर पाओगे जब जो स्टेटमेंट मेकर है उनको आप कोर्ट में नहीं लेके आ पा रहे हो। अगर आप उनको कोर्ट में लेके आ पाओगे तो इन दैट केस सेक्शन नंबर 26 की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर सरपंच जो है खुद कोर्ट में चल के आ जाते हैं तो हमको सेक्शन नंबर 26 में उनकी स्टेटमेंट रिलेवेंट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस केस में ऑब्वियसली सरपंच की डेथ हो चुकी है और इनको आप कोर्ट में नहीं लेके आ सकते हो, तो आपको सेक्शन नंबर 26 के अंदर ही सरपंच की स्टेटमेंट रिलेवेंट करवानी पड़ेगी। ओके, अब क्लॉज 2 एक बार हम रीड कर लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। इफ द फैक्ट प्रपोज्ड टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ व्हिच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट, such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the first fact mentioned। तो यहां पे यही लिखा है कि अगर आपको अगर सरपंच की स्टेटमेंट को प्रूफ करना है तो इससे पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि सरपंच की डेथ हो चुकी है। बिकॉज जब तक आप सरपंच की डेथ प्रूफ नहीं कर पाओगे तब तक सरपंच की स्टेटमेंट जो है उसको भी आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं इसमें, unless the party undertakes to give proof of such fact and the court is satisfied with such undertaking। तो यहां पे लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारे विलेजेस हैं ये बोलते हैं कि सबसे पहले हमको आप सेकंड फैक्ट प्रूफ करने दो, यानी सरपंच की स्टेटमेंट है, सबसे पहले आप हमको ये स्टेटमेंट को प्रूफ करने दो एंड उसके बाद हम सरपंच की डेथ को प्रूफ कर देंगे। वो कोर्ट में ये चीज की अंडरटेकिंग देते हैं कि आप हमको ये चीज के लिए परमिट करो। तो यहाँ पे कोर्ट विलेजेस को परमिट कर सकती है कि अच्छा आप सबसे पहले जो सेकंड फैक्ट है इसको प्रूफ कर दो एंड इसके बाद आप फर्स्ट फैक्ट को प्रूफ कर देना। तो यहाँ पे कोर्ट आपको इस चीज की परमिशन दे सकती है। ओके, लेकिन ऑब्वियसली ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंडेंट है कि कोर्ट इस चीज के लिए इनको परमिट करती है या फिर नहीं करती है। कोर्ट परमिट करेगी तभी आप ऐसा कर सकते हो, वरना जो जनरल ट्रेंड है, जनरल रूल है वो यही है, सबसे पहले आप डेथ को प्रूफ करोगे एंड उसके बाद आप स्टेटमेंट को प्रूफ करोगे। ओके, अब क्लॉज 3 के ऊपर हम आते हैं। इसको भी एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने क्वेश्चन है कि ए की जो डेथ है ये किसने करी थी। प्रोसिक्यूशन बोलता है कि बी ने ए की डेथ करी थी। ओके, अब इन दिस केस हमारे सामने दो फैक्ट सामने आते हैं। पहला फैक्ट ये है कि बी जो है इसने गाड़ी से ए को ठोका था, यानी गाड़ी से इसने
ए को मारा था, एंड सेकंड फैक्ट जो है वो हमको बोलता है कि जैसे ही ए को गाड़ी से मारा गया था उस टाइम बी जो है वो मौके से भाग गया था, एंड ए ने अपनी डाइन डिक्लेरेशन सी को दी थी। ओके, अब ये दो फैक्ट हमारे सामने हैं। अब इन दिस केस ये दोनों फैक्ट जो है ये केस में रेलेवेंट फैक्ट होंगे। बी ने ए को मारा था, ये फैक्ट भी रेलेवेंट है, एंड सेकंड जो फैक्ट है हमारा डाइन डिक्लेरेशन का, ये फैक्ट भी हमारा रेलेवेंट है सेक्शन नंबर 26 के अंदर। ओके, अब यहाँ पे क्लॉज 3 हमारा बोलता है कि दोनों में से किसी भी फैक्ट को आप सबसे पहले प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो डाइन डिक्लेरेशन का फैक्ट पहले प्रूव कर सकते हो, एंड बी ने ए को मारा था गाड़ी से, ये फैक्ट आप बाद में प्रूव कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो आप पहले ये प्रूव कर सकते हो कि बी ने ए को मारा था गाड़ी से, एंड उसके बाद आप डाइन डिक्लेरेशन का फैक्ट प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई एज सच ऑर्डर मेंशन नहीं है, बट क्लॉज 2 में हम देख रहे थे कि वहां पे एक ऑर्डर मेंशन था कि कौन सा फैक्ट आप पहले प्रूव करोगे एंड कौन सा फैक्ट आप बाद में प्रूव करोगे। ओके, तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3। एंड सेकेंड डिफरेंस यहाँ पे ये होगा कि क्लॉज 2 में हम देख रहे थे कि एक फैक्ट रेलेवेंट था केस के लिए एंड दूसरा फैक्ट केस के लिए रेलेवेंट नहीं था, बिकॉज सरपंच की डेथ जो है वो केस के लिए रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं थी, बट हमको वो प्रूव करना था जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू प्रूव सरपंच स्टेटमेंट। बट यहां पे आप देखोगे क्लॉज 3 में यहां पे दोनों फैक्ट्स रेलेवेंट है। तो क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 के बीच में ये डिफरेंस जो है थोड़ा सा हमको याद रखना है। ओके, अब सेक्शन नंबर 141 जो है हमारा ये थोड़ा सा टेक्निकल सेक्शन है, एंड इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर नहीं समझेंगे तो समझ में आएगा भी नहीं हमें, बिकॉज नॉर्मली जो कॉलेजेस होते हैं इनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि इन सेक्शंस को वो एकदम डिटेल में कवर करें, बिकॉज बाकी सेक्शंस उनको कवर करने होते हैं। बट ये सेक्शंस भी जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमको पता होनी चाहिए, बिकॉज अब आगे जाके इन सेक्शंस के ऊपर ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब डाइन डिक्लेरेशन, कन्फेशन, एडमिशन जो है इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन चुके हैं। दैट इज व्हाई आई थिंक कि जो हमारे सेक्शंस हैं 141 वगैरह, इन सेक्शंस के ऊपर अब क्वेश्चंस बनेंगे, बिकॉज अभी तक इनके ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा नहीं बने। ओके, अब सेक्शन नंबर 142 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे बात करी गई है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में। अब यहां पे आप देखोगे एग्जामिनेशन इन चीफ का कॉन्सेप्ट भी गिवन है, एंड साथ में क्रॉस एग्जामिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहां पे गिवन है। अब इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार हम इस सेक्शन को भी देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। क्लॉज 1 इसका बोलता है कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ है वो पार्टी करेगी जो कि विटनेस को कोर्ट में बुला रही है। फॉर एग्जाम्पल प्रोसिक्यूशन जो है वो केस में एक विटनेस को बुलाता है, PW1 को वो केस में बुलाता है, तो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है वही इस विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा। सेकंड क्लॉज उसका बोलता है कि जो सामने वाली पार्टी है, यानी हमारे एग्जाम्पल में जो डिफेंस है, वो इस पार्टी का क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। ओके, यानी इससे वो क्वेश्चंस पूछेगी रिगार्डिंग एग्जामिनेशन इन चीफ। वो विटनेस को तोड़ने की कोशिश करेगी कि जो भी चीज इसने बोली है ये गलत बोला है इसने, एंड साथ में जो डिफेंस है वो ये भी प्रूव करना चाहेगी कि जो विटनेस है इसका कैरेक्टर खराब है, यानी इसके बात पे विश्वास किया नहीं जा सकता, बिकॉज ये झूठा आदमी है, इसने पहले भी बहुत बार कोर्ट के सामने फॉर एग्जाम्पल झूठ बोला है। तो विटनेस का जो कैरेक्टर है इसको भी आप इम्पीच कर सकते हो इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ओके, अब क्लॉज 3 के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो विटनेस है इसका री एग्जामिनेशन भी हो सकता है। ओके, यानी जो डिफेंस है उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया है, इसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है वो दोबारा से इस विटनेस को एग्जामिन कर सकता है, एंड इसको हम री एग्जामिनेशन बोलते हैं। ओके, अब हर केस में ये चीज नहीं होती है। जो री एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट है ये हर केस में नहीं होता है, ये उन्हीं केसेस में होता है जहां पे कोर्ट परमिट कर देती है पार्टी को कि अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ नए फैक्ट सामने आए हैं
एंड इस फैक्ट के ऊपर री एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो कोर्ट अगर आपको अलाउ करेगा तभी आप री एग्जामिनेशन करवा सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन जो है हमारा, ये कोर्ट मैंडेटरीली कराता है। यानी ये दो चीजें तो होती ही होती हैं, लेकिन री एग्जामिनेशन कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब सेक्शन नंबर 143 के ऊपर हम आते हैं। सो क्लॉज 1 हमें बोलता है कि ऑर्डर क्या होगा, यानी सबसे पहले विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, इसके बाद विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एंड इसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो विटनेस का री एग्जामिनेशन भी करवा सकते हो। तो ऑलरेडी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। अब क्लॉज 2 हमको बोलता है कि जो हमारा एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन है, ये रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर ही हो सकता है, यानी इररिलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल आप जो हमारी विटनेस है, इससे ये चीज नहीं पूछ सकते हो कि जिस दिन मर्डर हुआ था फॉर एग्जांपल, इस दिन आपने खाने में क्या खाया था। अब ये फैक्ट इररिलेवेंट फैक्ट है एंड केस से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इस फैक्ट को आप क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते हो। एंड साथ में एग्जामिनेशन इन चीफ जो है हमारा, यहां पे भी ये फैक्ट आप नहीं पूछ सकते हो। ओके, अब क्लॉज 2 में हमको एक और चीज गिवन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये चीज जरूरी नहीं है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आप वही फैक्ट्स पूछोगे जो कि विटनेस ने एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान बोले थे। यहाँ पे नए फैक्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बट ये नया फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल विटनेस जो है, इसने अपने एग्जामिनेशन चीफ के दौरान ऐसा कुछ नहीं बोला था कि उस दिन मैंने जो जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन मैंने क्या पहना था। तो अपने पहनावे के ऊपर उसने कोई क्वेश्चन को आंसर नहीं किया था। तो यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आप ये फैक्ट उससे पूछ सकते हो कि आपने क्राइम के दिन कौन सा कपड़ा पहना था या कौन से कलर का आपने कपड़ा उस दिन पहना था। तो हमको ये फैक्ट याद रखना है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जरूरी नहीं है ये चीज कि आपको वही क्वेश्चंस पूछने हैं जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन चीफ के दौरान पूछे जा चुके हैं। ओके, अब क्लॉज 3 के ऊपर हम आते हैं। इसमें वही चीज बोली भी है कि री एग्जामिनेशन जो है वो हर केस में जरूरी नहीं है, ये कोर्ट के परमिशन से ही हो सकता है। एंड उन केस में हो सकता है ये जहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान एक नया फैक्ट सामने आया है, तो इस फैक्ट के ऊपर री एग्जामिनेशन विटनेस का हो सकता है। ओके, अब हम आते हैं 144 के ऊपर। यहां पे गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक विटनेस को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देने के लिए बुलाया है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपने उसको कोर्ट में बुलाया है, तो इस विटनेस का आप क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवा सकते। ओके, बिकॉज को हमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देने के लिए बुलाया है एंड इसका जो ओरल एग्जामिनेशन है इसकी कोई बात नहीं हुई थी। ओके, अगर आपको इस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करवाना है तो इस विटनेस को आपको कोर्ट में दोबारा से बुलवाना पड़ेगा एंड सबसे पहले इसका फिर एग्जामिनेशन इन चीफ होगा एंड इसके बाद इसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 145 पे हम आते हैं। इस पर लिखा हुआ है कि विटनेस को आप करेक्टर के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिन कर सकते हो। अब इस सेक्शन की कोई नीड थी नहीं, बिकॉज हमको पता है ये चीज कि करेक्टर के ऊपर आप विटनेस को क्रॉस एग्जामिन और री एग्जामिन कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली री एग्जामिन आप तभी कर पाओगे जब कोर्ट परमिट करेगा। अब जो हमारा पुराना एविडेंस ऐड था वहां पे सेक्शन नंबर 141, 142 एंड 143 जो था हमारा, उनमें ये चीजों के बारे में बात करी गई थी। तो वी कैन से दैट सेक्शन नंबर 141, 142 एंड 143 जो हमारा, ये मर्ज कर दिए गए हैं सेक्शन नंबर 146 के अंडर। ओके, तो 3 सेक्शन की जगह अब हमारे पास एक सेक्शन मौजूद है। अब लीडिंग क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। हमको पता होना चाहिए कि लीडिंग क्वेश्चंस होते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वकील है, एक एडवोकेट है, ये विटनेस से पूछते हैं कि जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन आपने क्या व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है या तो येस में या फिर नो में। अभी विटनेस बोल सकता है कि हाँ मैंने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी, या फिर वो बोल सकता है कि नहीं मैंने व्हाइट कलर की टी शर्ट नहीं पहनी थी। तो कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर या तो येस हो सकता है
या फिर नो हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चन। ओके, अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से फेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप पूछते हो विटनेस से कि क्राइम के दिन पे आपने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी थी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे यस और नो में आप आंसर नहीं कर सकते हो। यहाँ विटनेस को बोलना पड़ेगा कि कौन से कलर की टी शर्ट उसने उस दिन पहनी थी। तो दिस इज नॉट अ लीडिंग क्वेश्चन। यहाँ पे आप आंसर को सजेस्ट नहीं कर रहे हो। कोई चीज पता होना चाहिए कि जो हमारे लीडिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होते हैं जिस क्वेश्चन को आप इसलिए पूछते हो ताकि सामने वाला जो विटनेस है ये आपको आपके हिसाब से आंसर दे। यानी कि जो हमारे वकील हैं ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपने उस दिन व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी। तो यहाँ पे जो हमारे वकील हैं वो ये चाहते हैं कि विटनेस जो है इस क्वेश्चन का आंसर यस में दे। ओके, तभी उसको ऐसे फ्रेम कर रहे हैं। अगर उनको ऐसा कोई मतलब नहीं होता कि विटनेस यस बोले या फिर नो बोले, तो यहाँ पे वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि उस दिन आपने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी थी। ओके, लेकिन आप उसको ऐसे फ्रेम कर रहे हो कि आप ये बताओ कि व्हाइट कलर की टी शर्ट आपने पहनी थी या फिर नहीं पहनी थी। तो यहाँ पे वकील ऐसा चाह रहे हैं कि विटनेस का आंसर यस में दे। बिकॉज अगर विटनेस बोलता है कि यस उस दिन मैंने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी, बिकॉज अगर विटनेस जो है वो ये बोलता है कि हाँ मैंने व्हाइट टी शर्ट पहनी थी, तो यहाँ पे जो वकील है वो आगे जाके ये प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी कैन सी कि जो हमारे वकील हैं वो लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि जो आंसर है वो वकील को उसके हिसाब से मिले। अब एक बार हम क्लॉज 1 पढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर which the person putting it wishes or expects to receive is called a leading question। तो इसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो आंसर है ये वकील अपने हिसाब से चाहता था, तभी इसने लीडिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ओके, अब क्लॉज 2 इसका बोलता है कि जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं इनको आप एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछ सकते। लीडिंग क्वेश्चन जो है इनको आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हो, बट एग्जामिनेशन इन चीफ में आप इनको नहीं पूछ सकते हो। लेकिन अगर कोर्ट हमें परमिट कर देती है, कोर्ट की परमिशन आपको मिल जाती है, तो एग्जामिनेशन इन चीफ में और एग्जामिनेशन में आप ये क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। अदरवाइज ये दो स्टेजेस पे आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। ओके, क्लॉज 3 इसका बोलता है कि ऐसे लीडिंग क्वेश्चन जो कि इंट्रोडक्टरी है और अनडिस्प्यूटेड है इनको आप पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वकील पूछते हैं एक विटनेस से कि क्या आपका नाम रमेश है। अब उस विटनेस का नाम रमेश ही होता है, तो यहाँ पे ये फैक्ट अनडिस्प्यूटेड है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, तो इसका आंसर विटनेस बोलता है कि यस मेरा नाम रमेश है, तो दिस क्वेश्चन कैन बी अलाउड। ओके, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको पीटी के हिसाब से यहाँ पे याद रखना है कि एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन के दौरान लीडिंग क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते, और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान लीडिंग क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है। ओके, अब सेक्शन नंबर 147 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल एक विटनेस है, केस में एक विटनेस है, ये प्रूव करना चाहते हैं कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को। अब हम ऑलरेडी चीज पढ़ चुके हैं, जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ऊपर आप एविडेंस नहीं दे सकते हो, इनके ऊपर आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। अगर आपको कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है तो उसके लिए आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है यही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहां पे यही चीज लिखी हुई है कि अगर कोई भी विटनेस जो है ये कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर एक ओरल टेस्टिमनी देना चाहते हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी सामने वाली पार्टी यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकती है एंड फिर इस विटनेस को कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर ओरल टेस्टिमनी जो है ये देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन हमको याद रखना है कि जो 147 का रूल है, ये 147 का जो रूल है ये तभी लगेगा जब जो डॉक्यूमेंट है ये रिटन फॉर्म में था, यानी एक रिटन डॉक्यूमेंट दोनों पार्टी से साइन किए है, इसी केस में 147 लगेगा। अगर दोनों पार्टीज ने ओरल कॉन्ट्रैक्ट किए तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर
आप ओरल टेस्टिमनी दे सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी विटनेस आके ओरल टेस्टिमनी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। ओके, तो ये हमारा 147 बोलता है। अब यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट हो चुका है। ओके, यानी प्राइमरी डॉक्यूमेंट अब अवेलेबल हमारे पास नहीं है। अब इन दिस केस जो पार्टीज हैं वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकती है। हम ऑलरेडी चीज पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए आपको अलाउ किया जा सकता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बी एक विटनेस है, ये कोर्ट में बोलता है कि हाँ जो डॉक्यूमेंट है वो ए और सी ने मेरे सामने ही एग्जीक्यूट किया था और मैंने पढ़ा था कि उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहां पे बी एक ओरल अकाउंट दे रहा है। यहां पे वो ओरल एविडेंस नहीं दे रहा, बल्कि यहां पे वो ओरल अकाउंट दे रहा है कि हाँ मेरे सामने डॉक्यूमेंट लिखा गया था एंड मैंने पढ़ा था कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा जा रहा है। तो ऐसी स्टेटमेंट बी दे सकता है एंड ये देने के लिए उसको अलाउ किया जा सकता है। तो हमको यहाँ पे चीज याद रखनी है कि ओरल अकाउंट और ओरल एविडेंस में डिफरेंस क्या है। ओरल अकाउंट में आप वही चीज बता रहे हो जो आपने खुद देखी है, यानी जो भी लिखा गया था उस डॉक्यूमेंट में वो आपने पर्सनली देखा है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एविडेंस इस चीज का आके दे रहे हो, तो यहाँ पे हम इसको हियर से एविडेंस नहीं बोलेंगे। और जो हमारा ओरल एविडेंस होता है, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट होते हुए नहीं देखा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था एंड इसमें लिखा था कि ए सी को 10,000 रुपीज देगा। अब यहाँ पे सी आगे जाके बोलता है कि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, बल्कि ए ने तो मेरे को 20,000 रुपीज देने थे। तो यहाँ पे सी जो है वो ओरल एविडेंस देना चाह रहा है, ओरल टेस्टिमनी देना चाह रहा है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आप इसको अलाउ नहीं करोगे। ओके, तो 147 में ये चीज बोली हुई है। अब सेक्शन नंबर 148 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन और साथ में कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात करी गई है। ओके, इसको एक बार हम रीड करते हैं। अ विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग एंड रेलेवेंट टू द मैटर्स इन क्वेश्चंस विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम। यानी विटनेस ने पहले एक सपोज डायरी लिखी थी, एक डायरी में इसने विटनेस ने एक स्टेटमेंट लिखी थी। ओके, तो यहां पे लिखा हुआ है कि आप इस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो। डायरी को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको विटनेस को, सीधा आप उससे पूछ सकते हो कि आपने डायरी में ये चीज लिखी थी या फिर नहीं लिखी थी। तो यहां पे आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम इसका। But if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him. तो यहां पे हमको कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात करी गई है। यानी आप सीधा यहाँ पे जो विटनेस है उसको डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो एंड डॉक्यूमेंट दिखा के आप इससे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो यहाँ पे हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हैं। और क्रॉस एग्जामिनेशन में आप डायरेक्टली विटनेस को डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे थे, आप जनरली उससे डायरी के बारे में पूछ रहे थे, डायरी को दिखाए बगैर। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन में आपको पहले डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा एंड डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद आप इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, अब यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको एक विटनेस का कॉन्ट्राडिक्शन करना है तो सबसे पहले आप उसको डॉक्यूमेंट दिखाओगे। फॉर एग्जाम्पल एक विटनेस हमारे पास जिसका नाम ए है। अब ए ने बी को एक लेटर लिखा था, ए ने बी को लेटर लिखा था जहां पे ए ने बोला था कि मैं आपको 2 लाख रुपए ओ करता हूं। यानी ए बोलता है लेटर में कि मेरे को आपको 2 लाख रुपए देने हैं। ओके, अब यहां पे जो वकील हैं, जो बी के वकील हैं, वो ए के सामने ये लेटर लेके जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने लेटर लिखा था या फिर नहीं लिखा था। ओके, अब यहां पे ए फॉर एग्जाम्पल बोलता है कि हाँ ये लेटर मैंने ही लिखा था। तो इन दिस केस अगर ए ये चीज मान जाता है कि हाँ ये लेटर मैंने ही लिखा था, तो उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ए ने यहाँ पे एडमिट कर लिया है कि वो बी को 2 लाख रुपीज ओ करता था। और यहाँ पे जो बी ने केस किया हुआ ए के ऊपर 2 लाख रुपए का,
इस केस में ये जो कॉन्ट्रडिक्शन का फैक्ट है ये हमको हेल्प कर सकता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन कॉन्ट्रडिक्शन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पे याद रखना है कि कॉन्ट्रडिक्शन में आप पहले डॉक्यूमेंट को दिखाओगे एंड उसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड क्रॉस एग्जामिनेशन में आप जो डॉक्यूमेंट है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये आप विटनेस का कभी भी कर सकते हो, यानी जब एग्जामिनेशन चीफ का स्टेज है तभी भी आप कर सकते हो, एंड साथ में जब क्रॉस एग्जामिनेशन का स्टेज आता है इस स्टेज में भी आप कॉन्ट्रडिक्शन को कर सकते हो। लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन का स्टेज है ये आप तभी कर सकते हो जब विटनेस का एक बार एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाता है, उसके बाद ही तो क्रॉस एग्जामिनेशन की बारी आती है, एंड उस स्टेज में ही आप क्रॉस एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 149 पे हम आते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आप कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ए इसका बोलता है टू टेस्ट हिज वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, यानी विटनेस सच बोल रहा है फिर झूठ बोल रहा है, ये चीज प्रूफ करने के लिए आप विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो। बी इसका बोलता है कि अगर आपको पता करना है कि विटनेस जिंदगी में क्या काम करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये चीज पूछने के लिए भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस का कर सकते हो। ओके, सी इसका बोलते हैं कि अगर आपको विटनेस का क्रेडिट को शेक करना है या फिर आपको उस कैरेक्टर को इंजर करना है, इस चीज के लिए भी आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वकील जो है वो विटनेस का कैरेक्टर को डिमिनिश करना चाहते हैं ताकि जो भी उसने बात बोली है उसकी कोई रिलेवेंस ना रहे। वो कोर्ट में ये चीज प्रूव करना चाहते हैं कि विटनेस का कैरेक्टर खराब है और जो भी ये कोर्ट में बोल रहा है इसके ऊपर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, अब इसका प्रोवाइजो बोलता है कि अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस का केस है, अगर रेप केसेस है हमारे सामने, तो यहां पे आप जो विक्टिम है इनसे इनके प्रीवियस सेक्सुअल एनकाउंटर्स के बारे में नहीं पूछ सकते। सपोज ए ने बी के ऊपर रेप का एलिगेशन लगाया, तो यहाँ पे अगर आप ए का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आप ए से ये नहीं पूछ सकते हो कि पहले आप कितनी बार सेक्सुअल इंटरकोर्स कर चुके हो, यानी कितने लोगों के साथ आप ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कर चुके हो। ये क्वेश्चंस आप ए से नहीं पूछ सकते हो। अब हमको एक चीज याद रखनी है कि सेक्शन नंबर 147 से लेके सेक्शन नंबर 168 तक वो सेक्शंस कवर्ड है जो पुरानी एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 144 से लेके 165 के बीच में होते थे। ओके, तब कोई चीज याद रखनी है। अब सेक्शन 150 पे हम आते हैं। यहां पे सेक्शन 137 में जो रूल था उसको रिपीट किया गया। यहाँ पे यही चीज बोली हुई है कि विटनेस को आप कोई भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कंपेल कर सकते हो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में। बट आपको ये चीज याद रखनी है कि सेक्शन नंबर 150 एंड 137 तभी लगेगा जब एक कोर्ट के सामने विटनेस अपनी टेस्टिमनी दे रहा है। लेकिन सपोज एक विटनेस एक पुलिस के सामने जा रहा है तो यहाँ पे 137 एंड 150 नहीं लगेगा। ओके, तो एक कोर्ट में एक विटनेस को आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कंपेल कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 151 पे हम आते हैं। यहां पे बोला हुआ है कि अगर आपको विटनेस का जो क्रेडिट है, जो विटनेस का करेक्टर है, अगर आपको इम्पीच करना है तो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आए ये क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो। क्लॉज 2 में यहाँ पे बताया गया है कि आप यहाँ पे कौन से क्वेश्चन को पूछ सकते हो। इसका ए पार्ट बोलता है आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो विटनेस से जो विटनेस की क्रेडिबिलिटी को काफी ज्यादा कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रॉबरी का केस है एंड यहाँ पे आप एक विटनेस से पूछ रहे हो कि क्या आप भी इस गैंग के पार्ट थे, तो यहाँ पे आप विटनेस से ये चीज पूछ रहे हो कि क्या आप भी इस रॉबरी वाली गैंग के पार्ट थे। अगर वो हाँ बोलता है इसका आंसर तो ऑब्वियसली जिसका क्रेडिट है वो इम्पीच हो जाता है, और यहाँ पे जो भी ये चीज बोलेगा उसके ऊपर कोर्ट जो है ज्यादा विश्वास नहीं करेगा बिकॉज ये तो गैंग का ही पार्ट था। ओके, 20 का बोलता है कि अगर आप एक विटनेस से बहुत पुराना कोई सवाल पूछ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप विटनेस से पूछ रहे हो कि 50 साल पहले आप एक चोर थे या 50 साल पहले आप एक डकैत थे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की कोई रिलेवेंस है ही नहीं। अब 50 साल पहले अगर वो था भी तो अब इस चीज का कोई रिलेवेंस नहीं है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो अगर आपको विटनेस का करेक्टर को इम्पीच करना है। ओके,
सी इसका बोलता है कि आप इररिलेवेंट क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल केस जो है ये मर्डर का केस है और यहाँ पे आप एक विटनेस से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या आप रेगुलरली पार्टी करते हो। अब इस क्वेश्चन से मर्डर का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन भी विटनेस से नहीं पूछ सकते हो। डी इसका बोलते हैं कि अगर विटनेस रेलेवेंट क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर रहा है, जो क्वेश्चंस रेलेवेंट है उनका भी आंसर विटनेस अगर नहीं कर रहा है, तो कोर्ट यहाँ पे विटनेस के अगेंस्ट एडवर्स इन्फेरेंस निकाल सकती है। यानी विटनेस का जो भी आगे जाके जो भी वो टेस्टिमनी देगा, कोर्ट इसके ऊपर चाहे तो रिलाई नहीं करेगी, बिकॉज इसने मटेरियल क्वेश्चंस का आंसर करा ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कोर्ट जो है एडवर्स इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकती है अगेंस्ट द विटनेस। अब सेक्शन नंबर 152 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि किसी भी विटनेस से आप विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनी रेलेवेंस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक 80 साल का ओल्ड बंदा कोर्ट में आया है एज अ विटनेस एंड इससे वकील पूछ रहे हैं कि क्या आप एक डकैत हो, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की कोई रेलेवेंस नहीं है, ना ही इस क्वेश्चन का कोई बैकग्राउंड बनता है, बिकॉज ये जो ओल्ड मैन आए हैं ये 50 साल से तो गवर्नमेंट सर्वेंट ही रहे हैं, तो डकैत होने का चांस है ही नहीं इनका। एंड इससे आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इस क्वेश्चन की कोई रेलेवेंस नहीं है एंड ये क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो एज पर सेक्शन नंबर 152। ओके, अब एज सच 152 की जरूरत हमको थी नहीं, बिकॉज 151 में सेम सिचुएशन कवर हो रही थी, बट स्टिल हमको अलग से ये चीज यहाँ पे गिवन है। अब सेक्शन नंबर 153 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक एडवोकेट अनरीजनेबल क्वेश्चंस पूछते हैं तो इन एडवोकेट की आप हाई कोर्ट पे रिपोर्ट कर सकते हो। यानी हाई कोर्ट में आप ये चीज हाईलाइट कर सकते हो कि ये जो वकील हैं ये गलत क्वेश्चंस पूछते हैं एंड इररिलेवेंट क्वेश्चन से पूछते रहते हैं एंड कोर्ट का टाइम में वेस्ट करते हैं। ओके, या फिर 153 में लिखा है कि कोई और अथॉरिटी जो है, फॉर एग्जाम्पल बार काउंसिल है, बार काउंसिल में भी आप इन एडवोकेट की रिपोर्ट कर सकते हो। ओके, 154 पे हम आते हैं। यहां पे बोला हुआ है कि एक वकील जो है वो इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ओके, एंड 155 हमें बोलता है कि आप ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते हो जो कि सामने वाले विटनेस को इंसल्ट करे, उनको एनॉय करे। ओके, तो ये क्वेश्चंस की जो लिस्ट गिवन है हमको अलग अलग सेक्शंस में, ये क्वेश्चंस अगर आप पूछोगे तो जो वकील है, इन वकील के खिलाफ जो हाई कोर्ट में आप रिपोर्ट कर सकते हो, फिर बार काउंसिल में भी आप इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वकील की रिपोर्ट कर सकते हो। ओके,